हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एसपीटी फुल फॉर्म संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट 1949, हिंदी में संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम। तो हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके तो संथाल परगाना जो जिला है वो उसका निर्माण 1855 में हुआ था और इसके अंतर्गत भागलपुर और वीरभूम का हिस्सा सम्मिलित किया गया था। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगलत्री ट्रैक था और दामिने को भी कहा जाता था। प्राचीन काल में नाम हो जाता था संथाल परगना का नरी खंड और इस क्षेत्र के मूल निवासी हुआ करते थे पहाड़िया जनजाति के लोग, जिसमें सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया आ जाते थे। ओके अभी कुछ हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देख लेते हैं एसपीटी एक्ट लागू होने से के पहले। तो सबसे पहले इंडिया में पलासी का युद्ध हुआ, 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। तो जो ये युद्ध हुए उसमें अंग्रेजों का विजय हुआ था। 1764 में बक्सर युद्ध होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। किनके बीच? तो मुगल एम्परर जो थे शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स। तो ये अधिकार मिल गया। अब हम लोगों को झारखंड में देखते हैं क्या हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ 1767 में, 1767 में। तो झारखंड में अंग्रेज आकर के जंगल साफ करने लगे और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में मजदूरी काम करने के लिए संथाली लोगों को ला करके बसाने लगे। ठीक है, तो वो पहाड़िया विद्रोह हुआ। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था और रानी सर्वेश्वरी थी, उन्होंने भी विद्रोह किया था जो 1781-82 में चला था। जो रानी सर्वेश्वरी थी वो सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी थी। वे एक जमींदार थी। तो रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और इसका कारण क्या था इन विद्रोहों का, कि जो अंग्रेजों ने सभी पहाड़िया को के जो जमीन थे उनको दामिने कोह में बदल दिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। तब फिर इन विद्रोहों का क्या रिजल्ट हुआ था, तो भागलपुर के जो जिलाधीश उस वक्त थे क्लीवलैंड, उनके सुझाव पर रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली गई और रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में रखा गया, जहां 6 मई 1807 को उनकी मृत्यु हो गई। ओके अभी अंग्रेज लोगों संथाली लोगों पर भी अब अत्याचार शुरू कर दिए। अभी जो इतना विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह हुआ और रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेज लोग जो है पहाड़िया लोगों को कुछ अधिक सुविधा देने लग गए और जो संथाली लोग यहाँ पर आकर के बसे थे तो उन लोगों पर अब अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तिलका आंदोलन हुआ 1784 से 85 तक। तो इसमें संथाल समुदाय के वीर सरदार तिलका मांझी ने विद्रोह किया था। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद पेड़ में फांसी दे दी गई और यह स्थल जो है अभी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तिलका मांझी हुए वे प्रथम जनजाति हुए शहीद होने वाले।
अब संथाल विद्रोह हुआ। 1855-56 में। तो सिंधु कान्हो, चांद और भैरव इनके नेतृत्व में हुआ था। 30,000 करीब लोग इस विद्रोह में मारे गए थे। ओके, तो अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो 1855 में संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया गया। विद्रोह हुआ, उसके बाद का क्या रिजल्ट है वो है, तो 1855 में अंग्रेज लोग जो है अब समझ गए कि अब इस क्षेत्र में कुछ यहाँ पे शांति चाहिए, तो उन लोगों को नए नियम कानून यहाँ के लोगों के अनुरूप बनाना होगा। तो संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किए। 1855 में अधिनियम संख्या 37 एक्ट नंबर 37 के द्वारा भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्र को मिला करके संथाल परगना डिवीजन बनाया गया। फिर 1856 में संथाल पुलिस नियमावली 1856, संथाल पुलिस रूल्स 1856 आया। इसमें कमिश्नर जॉर्ज यूले थे, उनके द्वारा ही लाया गया, तो इस कारण इस नियम का नाम भी है यूल रूल्स। इसका उद्देश्य क्या है था, तो शासक एवं जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। ओके, मतलब था कि इस क्षेत्र में पुलिस सिस्टम लागू नहीं होगा, बल्कि जो संथालों का जो स्थानीय उनका परंपरा है, जैसे मांझी परगना सिस्टम, वो सब लागू होगा। ओके, तो इससे संथाली लोगों को कुछ राहत मिला था। फिर 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 आया। तो इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा यह पारित हुआ था। संथाल परगना के काश्तकारों से संबंधित यह पहला कानून था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 था, यह संथाल परगना एरिया के काश्तकारों यानी टीनेंट्स से रिलेटेड पहला कानून था। फिर काश्तकारी अधिकारों एवं कर्तव्यों को पहली बार इसमें परिभाषित किया गया। अब 1886 में एक कानून आया, संथाल परगना लगान विनिमय 1886, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886। संथाल परगना से अधिक राजस्व प्राप्ति करने के लिए ये रेगुलेशन लाया गया था। इसमें क्या था कि अगर कोई काश्तकार वक्त पर लगान अदा नहीं कर सकता हो तो जमींदार उस काश्तकार से जमीन वापस लेकर दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। ये चीज आ गया था। तो इस कारण क्या होने लगा कि संथाली काश्तकारों का जमीन बंगाली जमींदार, सूदखोर, महाजन, ठेकेदार उनको ट्रांसफर होने लग गया, क्योंकि बहुत से काश्तकार ऐसे थे जो कि लगान नहीं चुका पाते थे, तो जो जमीन है इनके हाथों में चला जाने लग गया। अब 1907 में फिर इसी संथाल परगना लगान अधिनियम जो था उस पे एक संशोधन किया गया, 1907 में जो पारित हुआ। ये तो सारा हो गया हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड संथाल परगना एरिया के बारे में जो था। अब हम लोग आते हैं एसपीटी एक्ट 1949 पर। तो एसपीटी एक्ट लागू होने से पहले एक सर्वे कराया गया, तो इसमें ह्यूज मैकपर्सन उन्होंने 1905 में रिपोर्ट प्रकाशित किया। फिर जेएफ गेंजर जो थे उन्होंने 1935 में रिपोर्ट पेश किया, और इन्होंने मैकपर्सन की ही रिपोर्ट को सुधार करके पेश किया था। कब? तो 1935 में इन्होंने पेश किया। तो जो अभी जो 1932 का खतियान के बारे में हम लोग सुनते हैं वो एक्चुअली जेएफ गेंजर रिपोर्ट पर ही आधारित है। ओके, फिर 1936 में क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। 1936 में 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, और 1936 में फिर बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, और इस बिहार के ही अंदर में झारखंड आता था। ओके,
तो अब 1937 में बिहार सरकार ने संथाल परगना जांच समिति, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 गठित किया। बिहार सरकार ने ये गठित किया था एक इंक्वायरी कमेटी संथाल परगना एरिया के लिए। तो ये जो समिति है उनके ही सिफारिश पर यह एसपीटी एक्ट 1949 लागू हुआ, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी के ही सिफारिश पर। ठीक है, तो अब लागू हो गया 1949 में। तो अब इसमें क्या क्या है प्रावधान वो देखते हैं। तो जो इसको 1949 एक्ट एसपीटी, इसको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक उपबंध 1949 कहते हैं, या बिहार अधिनियम संख्या 14 1949 ये कहते हैं। तो एसपीटी एक्ट 1949 जो है इसमें 9 अध्याय हैं, 72 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसमें सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक होता है और इस चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी प्रारंभिकी के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 1 में क्या है, नाम विस्तार के बारे में है। सेक्शन 1 में नाम क्या है, तो एसपीटी एक्ट 1949, और विस्तार यानी एक्सटेंट कहाँ है, तो संथाल परगना जो एरिया है उसके 6 जिलों में। तो वो 6 जिला कौन कौन सा है संथाल परगना डिवीजन का, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। ओके, अब सेक्शन 2 क्या कहता है, यह बताता है कि 6 जिलों में किस किस स्थान पर एसपीटी लगेगा यह सरकार तय करेगी। ओके, यानी कि सभी एरिया में नहीं लागू होगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली ये है कि जो सीएनटी एक्ट है उसमें भी सभी जो लैंड है वो सीएनटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सेम। अब सेक्शन 3 जो है वो रिपील, निरस्त के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा कानून जो है वो निरस्त होगा एसपीटी संथाल परगना एरियाज में, वो है। सेक्शन 4 में कुछ कुछ डेफिनेशंस है, परिभाषाएं दी गई हैं, देखते हैं उनको। कुछ इम्पोर्टेंट कृषि वर्ष, कृषि वर्ष के बारे में संथाल परगना के लिए है। ये सीएनटी के कृषि वर्ष से डिफरेंट है बहुत। इसमें क्या है, जहां बांग्ला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, और जहां कृषि परियोजनों के लिए कई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। ओके, दूसरा पॉइंट है भूगुत बंधक। तो ऐसे रैयत जिन्होंने अपने जमीन को बंधक बनाया है, कर्ज लिया है, और जब तक वह अपने कर्ज को नहीं चुका देता है तब तक उस जमीन पर जो भी प्रॉफिट होगा उसका हकदार वो नहीं होगा। और ये जो बंधक है वो मैक्सिमम 6 इयर्स के लिए ही लगा सकता है। तो ये चीज है। खास गांव क्या होता है, तो जहां कोई मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं होता है वो खास गांव कहलाता है। कंडीशन क्या है, अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो गई तो यह गैर खास गांव बन जाएगा। गैर खास गांव वही उसका उल्टा हो गया, जहां मूल रैयत और ग्राम प्रधान होते हैं। भूस्वामी कौन होता है, जिसे लगान वसूली करने का अधिकार है। उस समय के हिसाब से जमींदार, घटवाल ये लोग हो गए, और अभी तो राज्य सरकार हो जाएंगे। एक पॉइंट नोट करने का है कि भूस्वामी के डेफिनेशन में मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग जो हैं ये भूधारक के डेफिनेशन में आते हैं। इन सबको भी आगे देखना है। रैयत क्या होता है, तो किसान जो खेती करने के लिए जमीन लिए हों वे रैयत कहलाते हैं। और इसका जो जिक्र है एसपीटी के सेक्शन 4 के क्लाउज नंबर 13 में दिया गया है। काश्तकार यानी टीनेंट्स, तो ये सेक्शन 4 के क्लाउज 10 में इसका जिक्र है। फिर टाइप्स ऑफ टीनेंट्स, काश्तकार के वर्ग, वो कौन कौन हो गए, भूधारक यानी टेन्योर होल्डर, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। तो ये 3 हो गए। इसका जो जिक्र है वो सेक्शन 4 के क्लाउज नंबर 19 में है।
और यही चीज अगर हम लोग सीएनटी से कंपैरिजन करें तो इसमें जो टीनेंट्स के प्रकार थे वो थे भूधारक थे, रैयत थे और मुंडारी खूटकट्टीदार थे। ओके, अब चैप्टर 2 जो है वो सेक्शन 5 से लेकर के 11 तक है। इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 5 में क्या है कि जो खास गांव हैं उस गांव में भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो सकती है अगर उस गांव के जो भूस्वामी हैं उस गांव के 2/3 जो जमाबंदी रैयत है उनसे स्वीकृति ले करके कमिश्नर को आवेदन करें। उसके बाद सेक्शन 6 क्या है, तो जो गैर खास गांव में यदि ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए तो भूस्वामी को 3 महीने के अंदर कमिश्नर को इन्फॉर्म करना होगा ताकि ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो सके। जनरली क्या होता है कि ग्राम प्रधान का जो बेटा या बेटी होता है वही इस पद को संभालता है। कंडीशन क्या है कि बेटी की शादी उसी गांव में, ये बेटी के लिए कंडीशन है कि उसी गांव में हो या उसका पति घर जमाए हो, तभी तो वो उस गांव में रह करके यह पद को संभालेगी। अभी सेक्शन 7 में है जो ग्राम प्रधान बनेंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा निकाले गए कानून के अंदर ही कार्य करना होगा। सेक्शन 8 है यदि ग्राम प्रधान का उत्तराधिकारी उसके खानदान का नहीं है तो भूस्वामी को 3 महीने के अंदर उस नए ग्राम प्रधान को ग्राम का जो अधिकार अभिलेख है, लैंड ऑफ रिकॉर्ड राइट है, उसकी जानकारी देना होगा। सेक्शन 9 में क्या है कि ग्राम प्रधान का पद जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, कि अभी एक कोई ग्राम प्रधान है तो ऐसा नहीं कि वो किसी और को अपना पद ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 10 में क्या है, मूल रैयत से संबंधित है ये। जैसे अगर कोई बंजर भूमि है या जंगली क्षेत्र था उस वक्त, तो जो भी रैयत थे जो उनको साफ कराए, उसको खेती योग्य भूमि बनाए, तो वो मूल रैयत कहलाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा रहने लायक बनाया गया या खेती करने योग्य बनाया गया जमीन है, वह जमीन उस रैयत की ही समझी जाएगी। लेकिन क्या है कि उनका खतियान में, खेवट खतियान में नाम होना चाहिए, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स में नाम में उनका जिक्र होना चाहिए उस रैयत का। अब सेक्शन 12 में क्या है, तो इसमें ग्राम प्रधान मूल रैयत या रैयत जो है पर अगर कोई जो जुर्माना लगाया जाता है तो वो उसे प्रधान की पुरस्कार निधि में जमा करना होगा। फिर जैसा कमिश्नर डिसाइड करे वैसे उस राशि का यूज होगा। अब चैप्टर 3 में है सेक्शन 12 से लेकर के 26 तक। सेक्शन 12 जो है टाइप्स ऑफ रैयत के बारे में है एसपीटी एक्ट में। तो रैयत के प्रकार क्या क्या हो जाते हैं, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। तो निवासी जमाबंदी रैयत वे हो गए जिनका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, अधिकार अभिलेख में नाम हो और वह उसी गांव में भी रहते हों। फिर गैर निवासी जमाबंदी जस्ट ऑपोजिट कि ऐसे रैयत जिनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम हो पर वे उस गांव में नहीं रहते हों, निवास नहीं कर रहे हों। फिर नोट, मूल रैयत जो होते हैं वो रैयत के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। जो हम लोग टीनेंट्स का प्रकार देखें उसमें एक मूल रैयत होते हैं, तो वही जो मूल रैयत है वो उसके रैयतों के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। फिर आते हैं नए रैयत। नए रैयत वे व्यक्ति हैं जो रैयत के रूप में अभी लिखित हो, नए अभी आए हों। और ये हम लोग सीएनटी में रैयत के टाइप्स देखे थे, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूटकट्टीदार। ओके, और इसमें जो है वो तो देख ही लिए, निवासी, गैर निवासी और नए रैयत। ओके, सेक्शन 13 क्या है, राइट्स ऑफ रैयत के बारे में है, रैयतों का अधिकार।
तो रैयत के अधिकार के बारे में है कि वे अपनी कृषि भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि कार्य में नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो 2016 में एसपीटी एक्ट के सेक्शन 13 को बदलने के लिए एक बिल लाया गया था, तो लेकिन यह जो बिल खारिज हो गया। इसमें यही था कि गैर कृषि काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल खारिज हो गया। अभी सेक्शन 14 में कहा गया है कि कमिश्नर के परमिशन के बिना किसी रैयत को उसके जमीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं जो भी भूस्वामी होंगे। तो ये सीएनटी के, ये जो सेक्शन 14 है एसपीटी का, वो सीएनटी के सेक्शन 68 के सिमिलर है। अब सेक्शन 15 से लेकर के 18 में वो जो रैयत अपने कृषि कार्य भूमि का यूज जो है कृषि कार्य में ही करेंगे, तो वो क्या क्या चीज में यूज करेंगे उसके बारे में है। तो सेक्शन 15 में है कि वह अपने भूमि में जो भी मिट्टी है उसका यूज ईंट बनाने में कर सकते हैं, भूमि का यूज मत्स्य पालन में कर सकते हैं, अपनी भूमि पर वृक्ष उद्यान और बांस लगा सकते हैं। और ये चीज है कि किसी महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के अनुमति के बिना नहीं काट सकता है कोई भी। सेक्शन 18 में 18 में क्या है, भवन निर्माण भी कर सकता है वो अपने जमीन के कुछ भाग में। अब सेक्शन 19, इसमें जोत का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग है। सेक्शन 20, इसमें रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ रैयत है। सेक्शन 21, इसमें गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंध से रैयती भूमि का हस्तांतरण है, मतलब ट्रांसफर ऑफ लैंड्स के बारे में है। सेक्शन 22 क्या है, न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। तो कृषि के लिए वह मतलब कि अस्थायी रूप से कोई अपने भूमि को दे सकता है। सेक्शन 23 क्या है, रैयती भूमि का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड के बारे में है 23 में। सेक्शन 24 है वो रजिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि रैयत जोत के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर का रजिस्ट्री कराना होगा। और 25-26 जो सेक्शन है उसमें रैयत जोत के विक्रय, सेल या ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो यही सेक्शन 26 तक ही बहुत इम्पोर्टेंट था। अभी आगे का सेक्शंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर्स देख लेते हैं। चैप्टर 4 में है सेक्शन 27 to 42 तक है, इसमें बंजर भूमि और खाली जोत बंदोबस्ती के बारे में है। चैप्टर 5 में सेक्शन 43 to 52 है, इसमें लगान लैंड टैक्स के बारे में है। चैप्टर 6 में सेक्शन 53 है, इसमें निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, लेकिन अभी ये यूज में नहीं है। चैप्टर 7 क्या है, न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस है, याद रखना है चैप्टर 7 जुडिशियल प्रोसेस, सेक्शन 54 to 63। चैप्टर 8 है परिसीमा, लिमिटेशन, सेक्शन 64 से 66। चैप्टर 9 लास्ट है, इसमें सेक्शन 67